कहानी की शुरुआत वोबेन नाम के गॉड को दिखाते हुए होती है, जो एक लकड़हारे और फेरी की स्टोरी सुना रहे थे। और उसने परी की जादुई ड्रेस चोरी कर ली ताकि परी वापस हेवन में ना जा सके। मगर फेरी समझ गई कि ये प्यार नहीं बल्कि दिखावा है। दरअसल उस लकड़हारे को उसकी ड्रेस बेहद पसंद आ गई थी, इसलिए फेरी उसे हमेशा के लिए अर्थ पे रहने का श्राप देती है। पर ये कहानी असल में वोबेन की खुद की थी, जिसमें उसे किसी परी से प्यार नहीं हुआ था, बल्कि उसने गॉडेस की ड्रेस चोरी कर ली थी क्योंकि उसे वो ड्रेस बहुत पसंद आ गई थी। इसी वजह से गॉडेस ने उसे 100 साल के लिए अर्थ पे भेजकर पनिश किया। इसके बाद स्टोरी सारांग नाम की लड़की पे शिफ्ट होती है, जो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। उसका निशाना बेहद सटीक था, इसलिए साथ में प्रैक्टिस करने वाली एक लड़की कहती है, तुम्हें तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस पे वो जवाब देती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो शूटिंग की प्रैक्टिस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी की जान लेना चाहती हूँ। मैं तो डेली जंग का इंतजार करती हूँ क्योंकि जंग के माहौल में सिविलियन भी हथियार कैरी कर सकते हैं। अगर कोरिया में जंग शुरू हुई तो मैं देश को बचाने के बारे में बाद में सोचूंगी, बल्कि पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जान से मारूंगी। इससे वो लड़की सारांग को अजीब समझती है, मगर इसके पीछे कुछ तो वजह होगी जो सारांग के दिल में अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए इतनी कड़वाहट भर गई थी। इसी वजह के बारे में बताने के लिए सीन एक हफ्ते पहले शिफ्ट होती है। सारांग अपने बॉयफ्रेंड जुंगवू से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। दरअसल कुछ दिनों से इनकी बीच में थोड़ी अनबन चल रही थी। सारांग को लग रहा था कि फेस टू फेस मिलने के बाद सब सही हो जाएगा, मगर ठीक इसका उल्टा है। जुंगवू अपने 7 साल के रिलेशनशिप एक ही झटके में ये कहकर तोड़ देता है कि मैं पिछले 1 साल से किसी और लड़की को डेट कर रहा हूँ और जल्द ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। तुम मेरी गर्लफ्रेंड के अलावा बेस्ट फ्रेंड भी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी शादी में हमें अपनी ब्लेसिंग देने आना। ये सुनते ही सारांग को जुंगू से नफरत हो जाती है। इसके बाद सीन वुबेन पे शिफ्ट होती है, जो चैन की नींद सो रहा था। तभी अचानक उसकी अलार्म क्लॉक बज उठती है, जिससे वो चुटकी बजाकर गिराकर बंद कर देता है। कुछ देर में वुबेन का असिस्टेंट जोई अपने मास्टर के लिए कॉफी लेकर आता है। वो खिड़की पर से पर्दे हटाकर वुबेन को जगाता है और कहता है कि मास्टर, इतने लंबे वक्त के बाद हमारे पास एक क्लाइंट आई है। मगर वुबेन को अपनी नींद प्यारी थी। तब जोई उसे याद दिलाते हैं कि हमें अर्थ पे 100 साल गुजारने हैं और इन 100 सालों में 10,000 कपड़े तैयार करके 10,000 लोगों को हिम्मत देकर उन्हें हील करना है, जिसमें बस अब कुछ ही बाकी बचे हैं। इसके बाद हमें ग्रेट गॉडेस माफ करके वापस हेवन में बुला लेंगी। दरअसल इनकी क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि सारांग थी, जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के शादी में बिल्कुल बंधन के विस्फोट करना चाहती थी। वो इतनी सुंदर दिखना चाहती थी कि जुंगवू को अपने फैसले पर रिग्रेट हो। मैजिक से सारांग के पास वुबेन का बिजनेस कार्ड पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में वो हाथ में एक ब्रीफ केस लेकर वुबेन के टेलर शॉप पे आती है। ये जगह उसे काफी खूबसूरत लगती है। यहाँ जोई सारांग का वेलकम करते हुए कहता है कि हमने आपसे जो कहा था आप उसे साथ लेकर आई है ना। सारांग को बड़ी हैरानी होती है कि न्यू ड्रेस के बदले ये लोग उसे सिर्फ उसकी कुछ पुरानी ड्रेस मांग रहे हैं, जो उसके लिए बेहद खास रह चुकी है। इसलिए सारांग अपने उन ड्रेस को लेकर आई थी जो वो अपने डेटिंग पीरियड में पहना करती थी। आगे वो भी सारांग से उसका डेट ऑफ बर्थ पूछता है और फिर सारांग की दी हुई ड्रेस को टच करता है, जिसे छूते ही वुबेन को विजन आते हैं, जिसमें सारांग अपने बॉयफ्रेंड जुंगबू के साथ काफी अच्छा वक्त बिता रही थी। दोनों इस मोमेंट में काफी खुश थे और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और इसके बाद तो ब्रेकअप ही हो
हो गया। अब वोबिन सारांग को छूता है जिससे वो ऑफेंड हो जाती है। उसे लगता है कि ये कोई क्रीप है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। मगर अचानक वोबिन सामने प्रकट हो जाता है जिससे वो हैरान हो जाती है। तभी वो बताता है कि मुझे पता है तुम किस दौर से गुजर रही हो। तुम्हें तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की वेडिंग अटेंड करनी पड़ रही है जिसे तुमने जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया था, और अब उससे इतनी नफरत करती हो कि उसे जान से मारना चाहती हो। हमारा टेलर शॉप सिर्फ कपड़ों से नहीं बल्कि फीलिंग और विशेष से ड्रेस बनाता है, इसलिए तुम अपनी सच्ची चाहत बताओ। इससे सारांग अपने पास्ट की ख्यालों में खो जाती है। जब नया नया उसका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब जुंगवू ने एक लड़की के लंबे हेयर्स दिखाकर कहा था कि ऐसी हेयर्स में तुम ज्यादा खूबसूरत लगोगी। इस पे सारांग का कहना था कि अगर तुम्हें वो अच्छी लग रही है तो जाओ उसी को डेट कर लो, पर नहीं, जुंगवू तो सारांग को बदलना चाहता था। वो कहता है तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम लंबे बालों में उस लड़की से ज्यादा खूबसूरत लगोगी। उसके कहने पे सारांग पहले लंबे बाल करती है और फिर वो जैसे कहता है वैसा करती जाती है। जब वो अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहती है तब भी जुंगवू उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि तुम मुझे छोड़कर बाहर कैसे जा सकती हो, जबकि खुद वो कुछ सालों के लिए आर्मी में गया था। तब सारांग ने उसका इंतजार किया था। इस तरह से सारांग हर बार अपनी खुशी के ऊपर जुंगवू की खुशी को रखती थी और वो हर चीज में नुक्स निकालता था, उसकी इंसल्ट करता था और ब्रेकअप की धमकी देता था। और 7 सालों की रिलेशनशिप के बाद उसने सारांग को धोखा भी दे दिया, इसलिए वो अब उसकी शादी में दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत लगकर उससे बदला लेना चाहती थी। इसके बाद सारांग वोबिन के शॉप पे एक गन देखती है और उससे पूछती है कि क्या ये गन रियल है। तब जोई हंसते हुए कहता है कि जी नहीं, इसे सिर्फ सजावट के लिए रखा गया है, और रही बात ड्रेस की तो वो 3 दिन में रेडी हो जाएगी। इसलिए सारांग 3 दिन बाद आती है। वो वोबिन की बनाई हुई खूबसूरत सी ब्लैक ड्रेस पहनकर काफी कॉन्फिडेंट महसूस करती है। उसके जाने के बाद वोबिन जोई से कहता है कि मैं आगे क्या होने वाला है इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जुंगवू की ब्राइड प्रेग्नेंट है। तभी जोई नोटिस करता है कि दीवार पर से गन गायब है जिसे शायद सारांग अपने साथ ले गई है। उसने झूठ कहा था कि वो गन नकली है। अब उससे डर लगता है कि कहीं सारांग जुंगवू या उसकी ब्राइड का खून न कर दे। वहीं सारांग गन लेकर वेडिंग प्लेस में एंट्री तो बड़े कॉन्फिडेंट के साथ लेती है, मगर वो जुंगवू को देखकर थोड़ी घबराकर ब्राइडल सैलून में चली जाती है। वहाँ वो जुंगवू की होने वाली वाइफ को देखकर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो सच में बेहद खूबसूरत थी। उसके सामने सारांग को इनसिक्योरिटी होने लगती है, पर ब्राइड सारांग को पहचान लेती है कि वो जुंगवू की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो उसके साथ फोटो वगैरह क्लिक करवाती है और फिर उसे सच्चाई बता देती है कि दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए हमें इतनी जल्दी शादी करनी पड़ रही है। ये सुनते ही सारांग चौंक जाती है। वो अपनी असलियत ब्राइड को बताना चाहती थी, मगर तभी वहाँ जुंगवू आ जाता है। वो अपनी ब्राइड के सामने सारांग को देखकर खुश होने की एक्टिंग करता है, पर अकेले में वो सारांग को बहुत डांटता है कि मैंने तुम्हें अपने वेडिंग में खाना खाने और ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया था, मगर तुम तो मेरी दुल्हन के साथ चिपक गई। ये कहकर वो धक्के मारकर सारांग को बाहर निकाल देता है, जिससे वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तब उसके पास वोबिन और जोई आते हैं। वो उन्हें सारी बात बताते हुए कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि वो गन रियल है या फेक, पर मैं जुंगवू को डराकर उसकी शादी में तमाशा क्रिएट करना चाहती थी, ताकि उसे एहसास हो कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है। तब वोबिन अपना हाथ देकर सारांग को उठाता है और अपने अधूरे काम को पूरा करने को कहता है। इसलिए सारांग गन के साथ एक बार फिर वेडिंग प्लेस पे जाती है। उसे फिर से देखकर जुंगवू गुस्से में आग बबूला होकर उसे दूसरे कमरे में ले जाकर खूब डांटता है,
पर इसका सारांग पर कोई असर नहीं होता। वो उसे गन पॉइंट पे लेकर अपनी गलती के लिए सॉरी कहने को कहती है, मगर वो बेशरम अभी भी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। उसे लग रहा था कि सारांग के पास टॉय गन है, इसलिए वो डराने के लिए एक गोली सीलिंग पे और दूसरी गोली वाइन के ग्लास पे फायर करती है, जिससे जुंगवू का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। वो अपनी गलती के लिए उसे सॉरी भी कहता है और रोते गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी के लोग भी उस कमरे में आ जाते हैं, पर अब तक सारांग वहां से जा चुकी थी। जुंगवू सबको सच्चाई बताने की कोशिश करता है, मगर वाइन की बोतल फिर से पहले की तरह पास में रखी हुई थी, इसलिए सबको लगता है कि जुंगवू को इल्यूजन हो रहा है। ये सारा मैजिक वोबिन का किया हुआ था ताकि सारांग को तसल्ली मिल जाए। जोई वोबिन से कहता है कि सभी लोग जानते हैं कि प्यार में धोखा ही मिलता है और वो एक दूसरे को आखिर में बहुत हर्ट करते हैं। फिर इंसान प्यार करते ही क्यों है? इस पे वोबिन कहता है क्योंकि इंसान बेवकूफ होते हैं, पर यही चीज इंसानों को इंटरेस्टिंग बनाती है। सारांग का काम हो चुका था, इसलिए उसकी दी हुई ड्रेस वोबिन की मैनिक्यून से गायब हो जाती है, पर सारांग को इनका काम इतना पसंद आया था कि वो इनके यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब मांगने आ जाती है। आगे हम मिन नाम के एक लड़के को अपनी जीएफ न्यूल के लिए फ्लावर लेकर ऑफिस के बाहर इंतजार करते हुए देखते हैं, मगर वो न्यूल को अपने मेल कलीग के साथ खुश देखकर वहां से चला जाता है। इधर सारांग को वोबिन ने काम पे रख लिया था। सारांग को इनकी सच्चाई भी पता चल गई थी कि ये दोनों हेवन से आए हुए हैं, इसलिए सारांग जोई से ढेर सारे सवाल करके उसका दिमाग खा जाती है। इसलिए जोई अपनी मास्टर से सारांग की शिकायत करने जाता है कि वो मुझे परेशान कर रही है, मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा। मगर वोबिन न्यू ड्रेस की डिजाइन करने में बिजी था, इसलिए वो जोई को ही एडजस्ट करने को कहता है। इससे जोई को बुरा लगता है कि जब मुझसे कुछ गलती हो जाती तो मास्टर मुझे कितना सुनाते हैं, और इस लड़की से गलती हो रही है तो कोई बात नहीं। मगर तभी सारांग के हाथों एक कीमती ड्रेस मटेरियल फट जाता है, जिसके बाद वोबिन उस पे बहुत गुस्सा होकर उसी वक्त उसे काम से निकाल देता है। तभी वहां इनका न्यू क्लाइंट आ जाता है, जिसे देखकर ये अपने आपस का झगड़ा बंद कर देते हैं। मिन अपने साथ अपनी जीएफ न्यूल की ड्रेस लेकर आया था, जिसे छूते ही वोबिन को पता चल जाता है कि इनका रिलेशनशिप एंड होने के कगार पे है। तब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। मिन अपनी गर्लफ्रेंड न्यूल को अपनी सेकेंड एनिवर्सरी पे वही ड्रेस गिफ्ट करता है, जिसे पहनकर न्यूल बेहद खुश होती है। दोनों साथ में लवी डवी मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। तभी वो अपना ईमेल चेक करता है, जिससे पता चलता है कि उसने जो लास्ट जॉब इंटरव्यू दिया था उसमें भी वो रिजेक्ट हो चुका है, जिससे वो दोनों का मूड ऑफ हो जाता है। मगर न्यूल मूड ठीक करने के लिए उसे डिनर पे बाहर लेकर जाती है, और अगले कुछ दिनों में ही न्यूल को एक कंपनी में जॉब मिल जाती है, मगर उसे नहीं मिलती, जिससे मिन को धीरे धीरे इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगती है। उसे न्यूल के मेल कलीग से जलन होने लगती है। वो खुद को न्यूल के लायक समझना बंद कर देता है, इसलिए वो धीरे धीरे न्यूल के लैब से गायब होने लगता है। वो जब कॉल करती है तो वो पिक नहीं करता, जब वो मिलने बुलाती है तो वो मिलने नहीं जाता। ये सब करके मिन खुद को विक्टिम समझता है। वो सोच रहा था कि वो बेन से एक खूबसूरत सी ड्रेस बनवाकर एज ए फेयरवेल गिफ्ट करेगा और फिर उसकी जिंदगी से चला जाएगा। वो अपनी लाइफ के स्ट्रगल में न्यूल को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, लेकिन वोबेन को मिन पे बहुत गुस्सा आता है। वो उसके लिए ड्रेस बनाने से मना कर देता है, क्योंकि मिन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। उसे इस बात से बिल्कुल खबर नहीं थी कि न्यूल को जॉब तो मिल गई है, पर उसका बॉस टॉक्सिक है, वो उसे सही से ट्रीट नहीं करता। और ऐसे में जब न्यूल इमोशनल सपोर्ट के लिए मिन को ढूंढती है तो वो उसे इग्नोर कर देता है। वो बिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ड्रेस बनाता है जिन्हें हिम्मत की जरूरत होती है, मगर मिन तो वो बिन की बनाई हुई ड्रेस न्यूल को गिफ्ट करके उससे ब्रेकअप करना चाहता है।
जिससे न्यूल का दिल टूट जाएगा। इसलिए वो मिन का साथ देने से साफ मना कर देता है। मिन के वहाँ से जाने के बाद वो बहन सारांग को भी जाने को कहता है। वो उससे काफी बदतमीजी से बात कर रहा था, जिससे सारांग को हर्ट हो रहा था। वो कहता है कि जब तक मैं तुम्हारी क्लाइंट थी तुम सही से बात कर रहे थे, पर जैसे ही एम्प्लॉय बनी तुम तो ये भूल ही गई कि मैं एक इंसान हूँ। इंसान में इमोशंस होते हैं, उन्हें गलत बर्ताव से तकलीफ होती है। इस पे वोबिन कहती है कि तुम्हें तो इंसान के बारे में बहुत कुछ पता है। फिर जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिसे तुमने 6 साल तक डेट किया, जब वो तुम्हें 1 साल से चीट कर रहा था तो तुम्हें पता क्यों नहीं चला। इससे सारांग को बहुत हर्ट होता है और वो जाते हुए कहती है कि तुमने कहा था कि तुम तभी वापस हेवन जा सकते हो जब सच्चे दिल से लोगों के जख्म पे मरहम लगाओगे, पर तुम्हारे बर्ताव को देखकर तो लग रहा है कि हेवन में दोबारा एंट्री मिलने से रही। ये बात वो बहन को भी चुप जाती है। घर जाते हुए सारांग को वो बहन की कही बात याद आ रही थी, जिससे वो पास्ट के ख्यालों में खो जाती है। जब उसे खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, मगर उसे लगा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को टाइम और स्पेस देकर अपनी रिलेशनशिप को मैच्योरली हैंडल कर रही हूँ। एक बार उसने एनिवर्सरी पे उसे कॉल करके अपने बीएफ को मिलने बुलाया, पर उसने काम का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया और सारांग ने समझदार जीएफ को भूमिका निभाते हुए अकेले ही वो शाम गुजारी। जब जब उसे अपने बॉयफ्रेंड की जरूरत थी उसने काम का बहाना बनाया और सारांग ने उससे क्वेश्चन करने के बजाय उसकी प्रॉब्लम को समझा और कभी अकेले टीवी देखा तो कभी अकेले गाना सुना। उसने खुद को काम में बिजी रखा, मगर उसे क्या पता था कि उसका बॉयफ्रेंड काम में नहीं बल्कि किसी और के साथ तोता उड़ मैना उड़ खेलने में बिजी है। यही सब सोचते हुए अचानक सारांग गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाता है। तब जोई वहां आकर उसके पैर में बैंडेज लगाता है जो वोबिन ने उसे दिया था, क्योंकि उसे पता था कि आगे सारांग को चोट लगने वाली है। अगले दिन जोई और सारांग मिन के पास जाते हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं, मगर अब वो खुद किसी की मदद नहीं चाहता था। वो ये शहर छोड़कर अपने होम टाउन जा रहा था क्योंकि उसे अब जॉब मिलने की उम्मीद नहीं थी और न्यूल से भी सब कुछ खराब हो चुका था। तब जोई और सारांग उसे उसकी गलती रियलाइज करवाते हैं और न्यूल उससे कितना प्यार करती है उसका एहसास दिलवाते हैं। तब मिन न्यूल के पास जाकर उससे माफी मांगना चाहता है, मगर अब तक न्यूल उससे नाराज हो गई थी, इसलिए वो दरवाजा बंद कर लेती है। तब दरवाजे के बाहर से ही मिन अपनी दिल की बातें उससे कहता है, जिससे वो मान जाती है। आगे क्रिसमस के मौके पे सारांग वोबिन को रेनडियर वाली हेयर बैंड लगाने को कह रही थी, पर उसे ये सब काफी क्रिंज लग रहा था। तभी वहाँ मिन और न्यूल आते हैं और वोबिन और उसकी पूरी टीम को शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनके ही एफर्ट की वजह से इनका रिलेशनशिप फिर से सही ट्रैक पे आ गया था। इनकी लव लाइफ ठीक होते ही मिन को जॉब भी मिल गई। इनके वहां से जाने के बाद वोबिन अपनी गलती मानते हुए सारांग से उस दिन के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मुझे हेवन में दोबारा जाना है, इसलिए तुम मुझे इंसानी इमोशंस के बारे में अच्छे से समझाना ताकि मैं जल्द से जल्द अपना टास्क पूरा करके जा सकूं। सारांग एक ही शर्त पे मदद करने के लिए मानती है। वो वोबिन को रेनडियर वाली हेयर बैंड लगाने को कहती है। इसके बाद वोबिन सारांग और जोई के साथ में क्रिसमस की पिक क्लिक करते हैं। आगे सारांग वोबिन को ड्रेस की डिजाइन दिखा रही थी। अचानक सारांग को वोबिन में से काफी अच्छी खुशबू आती है। वो काफी नजदीक जाकर स्मेल करते हुए कहती है कि कौन सा परफ्यूम यूज करते हो। तभी वह जोई आ जाता है, जिससे वोबिन घबरा कर कहने लगता है कि देखो जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। फिर जोई सारांग को वोबिन से काफी कैजुअली बात करते हुए देखकर
हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने आपके लिए हेवन छोड़ दिया और आपका दिल एक इंसानी लड़की ने चुरा लिया। आप इतनी जल्दी इससे फ्रेंडली कैसे हो सकते हो, जबकि मुझे आप सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तभी वह जीसू नाम की एक फेमस एक्ट्रेस ड्रेस बनवाने आती है, क्योंकि सारांग ने इस टेलर शॉप का एडवर्टाइजमेंट ये कहकर शुरू कर दिया था कि यहाँ की ड्रेस विशेष पूरा करती है। मगर वो बहन जीसू को नहीं पहचानता था। तब सारांग बताती है कि जीसू ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे अपनी करियर की शुरुआत की थी। लोग इन्हें गॉडेस की तरह ब्यूटीफुल मानते हैं। इस पे जोई कहता है कि ये बकवास है, क्योंकि मैं तो हेवन में रहकर आया हूँ। जीसू तो गॉडेस से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद वो बिन जीसू की यूज ड्रेस मैनिक्यून पे पहनाकर उस ड्रेस को टच करते हैं और उन्हें एक विजन आता है, जिससे पता चलता है कि जीसू अपने काम से कुछ खास खुश नहीं है। उसे डायरेक्टर सांगयोंग की फिल्म की ऑडिशन क्रैक करनी है, जबकि उसका मन इंडिपेंडेंट मूवी करने का है जिसमें रोल काफी हटके हो। लेकिन जीसू की मैनेजर बीच में आ रही है। तब वोबेन अपने मैजिक से जीसू को ऐसे सिचुएशन में डाल देता है कि वो सरप्राइज हो जाती है। दरअसल वो वोबेन की बनाई हुई ड्रेस पहनकर डायरेक्टर सांगयोंग के फिल्म की ऑडिशन देने जाती है। वहाँ सांगयोंग उसे अपने पास बैठने को कहता है। जीसू को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि सांगयोंग काफी यंग लग रहे थे। वो साथ बैठकर उसे ऑडिशन लेने को कहते हैं। यहाँ जीसू नाम की एक छोटी बच्ची अपनी बेस्ट फ्रेंड सुजैंग के साथ ऑडिशन देने आई थी। सुजुंग उसे येलो ड्रेस पहनाकर ऑडिशन देने के लिए भेजती है, क्योंकि ये कलर उसके चेहरे पे कॉम्प्लीमेंट करता था। उस बच्ची को देखकर जीसू हैरान हो जाती है, क्योंकि ये तो उसका ही पास्ट था। वो छोटी जीसू की एक्टिंग से काफी इम्प्रेस होती है, फिर भी उसे सिलेक्ट करना नहीं चाहती। वो उसे एक्टिंग फील्ड की कड़वी सच्चाई बताती है कि कैसे एक्टर्स को सिर्फ शोपीस की तरह यूज किया जाता है। उन्हें एक तरह के रोल में टाइप कास्ट कर दिया जाता है। ये कैरियर टिकाऊ नहीं है, कभी भी कोई भी फिल्म फ्लॉप हो सकती है और उसके बाद काम मिलना बंद हो सकता है। मगर फिर भी छोटी जीसू एक्ट्रेस बनना चाहती है, क्योंकि उसे एक्टिंग से प्यार है। जब छोटी जीसू ऑडिशन रूम से बाहर निकलती है तो वो छोटी जीसू के साथ सुजैंग को देखकर समझ जाती है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। वो इस बारे में जोई से बात भी करती है। जोई बताता है कि यहाँ से निकलते ही आप प्रेजेंट में चली जाओगी, और ठीक ऐसा ही होता है। अब जीसू को एक्टिंग के लिए अपना प्यार याद आ गया था, इसलिए वो इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए ऑडिशन देने जाती है, जहां उसे सुजैंग मिल जाती है, जो इसी फिल्म की डायरेक्टर थी। दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। हालांकि जीसू को वो रोल नहीं मिल पाती, क्योंकि वो उस रोल के लिए फिट नहीं थी, पर सुजैंग ने उससे वादा किया था कि जब भी उसके लायक कोई रोल होगा तो वो उसे कास्ट करेगी। इसके बाद सारांग जब अपने घर पे होती है तो उसकी मॉम हमेशा की तरह उसकी शादी की बात निकाल देती है। दरअसल सारांग ने उन्हें अपनी ब्रेकअप वाली बात नहीं बताई थी, फिर भी उसकी मॉम को महसूस हो रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतने सालों तक डेट करने के बाद भी तुम्हें शादी के लिए अप्रोच नहीं कर रहा है तो तुम्हें कोई रियल मर्द ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, जो सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं बल्कि शादी में इंटरेस्टेड हो। पर ये सब सुनना सारांग को पसंद नहीं आ रहा था। वो अपनी मॉम पे भड़क जाती है कि शादी करना या बच्चे करना ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इस पे उसकी मॉम जवाब देती है कि तुम 28 की हो चुकी हो, ना तो तुम्हारे पास कोई स्टेबल करियर है और ना ही तुम शादी कर रही हो, इससे मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तुम इतनी बेकार कैसे हो सकती हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें जन्म दिया था? तब सारांग भी जवाब दे देती है कि मैंने आपको मुझे जन्म देने को नहीं कहा था। इससे उसकी मॉम बिल्कुल चुप हो जाती है। उन्हें काफी बुरा लगा था, पर अगले दिन वो मैसेज करके सारांग को बताती है कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ। इसलिए सारांग वोबेन और जोई से अर्जेंट काम का बहाना बनाकर निकल जाती है। उसने अपनी मॉम को जिस नकली ऑफिस का पता बताया था वो वहीं जाकर
जाकर उनका इंतजार करती है। पर जब उसकी मॉम वहाँ नहीं आती तो वो वापस ट्रेलर शॉप पे जाती है। पर यहाँ उसे शौक लगता है क्योंकि उसकी मॉम काफी देर से यहाँ उसका इंतजार कर रही थी। क्योंकि भले ही सारंग ने उन्हें गलत ऑफिस का पता बता दिया था, पर माँ तो माँ होती है, उन्हें सब पता होता है। सारंग शर्मिंदा होकर अपनी मॉम को वहां से बाहर चलने को कहती है, पर वो जवाब देती है कि मुझे वोबेन से कपड़े बनवाने हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। फिर भी सारंग अपनी मॉम को खींचकर वहां से लेकर चली जाती है और बाहर जाकर खूब सुनाती है कि अब आप मुझ पे जासूसी भी करने लगी। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे अपनी लाइफ में आपकी दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। इस बात को लेकर फिर से माँ बेटी में बहस हो जाती है, जिससे उसकी मॉम नाराज होकर वहां से चली जाती है। पर उनका एक क्लॉथिंग पीस वहीं छूट गया था, जिसे टच करके वोबेन को सारंग की मॉम के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है कि वो उनके लिए ड्रेस बनाने को तैयार हो जाते हैं। वो सारंग से उसके और उसकी मॉम के रिलेशन के बारे में अच्छे से पूछते हैं, जिससे पता चलता है कि सारंग की मॉम ने गरीब परिवार में जन्म लिया था, पर फिर उन्होंने नेशनल लेवल एथलीट बनकर अपना सपना पूरा किया। उन्होंने कई सारे ट्रॉफीज और मेडल जीते। जब वो इंटरनेशनल लेवल में खेलने के लिए जाने वाली थी, तब वो प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने अपना कैरियर छोड़कर सारंग को जन्म दिया। इस बात का उन्हें कोई पछतावा नहीं था, मगर फिर भी वो अपने पास्ट को याद करके कभी कभी इमोशनल हो जाया करती थी। और एक रात सारंग ने उन्हें छिपकर रोते हुए देख लिया, जिससे उसे खुद से नफरत हो गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं जन्म नहीं लेती तो मेरी मॉम जरूर काफी अच्छा कैरियर बना लेती। मुझे जन्म देकर उन्हें क्या फायदा हुआ, ना तो मैं अपने कैरियर में कुछ कर पाई और ना ही मेरी रिलेशनशिप सही चल पाई। मैं तो बिल्कुल लूजर हूँ। ये सब कहते हुए सारंग इमोशनल होकर रोने लगती है। तब वोबेन उसके आंसू पोंछता है। नेक्स्ट सीन में वोबेन के पास सारंग की मॉम आकर अपनी बेस्ट क्लॉथ देती है। फिर वो उससे सारंग के बारे में पूछने लगती है कि क्या लगता है वो अपनी लाइफ में कुछ ढंग का कर पाएगी, क्या उसमें टेलरिंग का टैलेंट है। तब वोबेन उन्हें हौसला देता है कि अगर सारंग इसी तरह दिल लगाकर काम करती रही तो वो बिल्कुल सही ट्रैक पे आ जाएगी। सारंग जब आती है तो वोबेन ये सारी बात उसे बताता है। फिर वो अपनी मैनिक्यून पे सारंग की मॉम की स्वेटर पहनाकर सारंग का हाथ पकड़कर उससे ड्रेस को टच करवाता है, जिससे उन दोनों को साथ में विजन आती है और सीन सारंग के मॉम के बर्थडे वाले दिन शिफ्ट होती है। जब सारंग अपनी मॉम को बर्थडे गिफ्ट में एक वाइट कलर का स्वेटर देती है, जो कि उन्हें बेहद पसंद आता है। वो कहती है ये आज तक की सबसे अच्छी गिफ्ट है जो तुमने मुझे दी है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। प्रेजेंट में वोबेन सारंग से कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तो खुलकर अपनी फीलिंग शेयर क्यों नहीं करते, क्या पता कल हो ना हो। इसके बाद सारंग को पता चलता है कि वोबेन और जोई की ये लास्ट काम है। इसके बाद उन्हें वापस हेवन में बुला लिया जाएगा, जिससे सारंग काफी इमोशनल हो जाती है। जोई सारंग को गिफ्ट में एक ब्रॉन्च देता है, जिसे टच करके वो उन्हें हर जगह फील कर सकती है। नेक्स्ट सीन में सारंग की मॉम वोबिन की बनाई हुई ड्रेस पहनकर बाहर आती है। वो इस ड्रेस को पहनकर काफी खुश थी। इस वक्त सारंग अपने हाथों से बनाई हुई एक ब्रॉच अपनी मॉम को देती है। घर आने के बाद भी सारंग की मॉम खुद को आईने में देखे जा रही थी। तब सारंग उनकी तारीफ करती है कि मॉम आप सच में काफी प्रिटी लग रही हो। इसके बाद वो अपनी मॉम से अपने रूड बर्ताव के लिए सॉरी कहती है। उसके पैदा होने की वजह से उसकी मॉम को जो बलिदान देना पड़ा, वो उसके लिए भी सॉरी बोलती है, जिससे उसकी मॉम भी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इस दुनिया में लाना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। मुझे तरस दिखाने की जरूरत नहीं है,
मैं अपने लैब को लेकर प्राउड फील करती हूँ। मैंने इतनी होशियार बेटी को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जब भी मुझे याद करो तो तुम्हें भी अपनी मॉम पे प्राउड होना चाहिए। इसके बाद दोनों माँ बेटी इमोशनल होकर एक दूसरे को हग कर लेती है। फिर सरांग की मॉम उसे अपनी बीमारी के बारे में बताती है। दरअसल उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा था, पर यह बात उन्होंने अपनी बेटी से छुपा कर रखी थी। जैसे इस बारे में सारांग को पता चलता है, वो रोने लगती है। तब उसकी मॉम उसे दिलासा देते हुए कहती है कि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि इतनी जल्दी निपट जाऊंगी। ऑपरेशन के बाद मैं फिर से तुम्हें शादी के लिए परेशान करने वाली हूँ। जैसे ही सरांग की मॉम हील होती है, वैसे ही उनकी ड्रेस मैनिक्यून से गायब हो जाती है। इसके बाद गॉडेस आती है और वो बेन को कहती है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। कल ही स्पेशल फुल मून है, तुम्हें और जोई को वापस हेवन जाना होगा। मगर वो बेन अचानक बदल गया था। वो कुछ और दिन अर्थ पे गुजारना चाहता है, जिसके लिए गॉडेस उसे वार्न भी करती है कि अगर अभी नहीं गए कि पता नहीं कब ऐसा संयोग बनेगा जब हेवन में वापस जाने का मौका मिलेगा। मगर फिर भी वो अर्थ पे रुकने का फैसला करता है। मगर वो जोई को वापस हेवन भेज देता है। हालांकि जोई जाना तो नहीं चाहता था, मगर अपने मास्टर की बात उसे माननी पड़ती है। वो गायब होकर हेवन चला तो जाता है, मगर फिर वापस आ जाता है क्योंकि उसका उसके मास्टर के बिना मन नहीं लग रहा था। इसके बाद फिर से फोबेन, सारांग और जोई तीनों मिलकर टेलर शॉप पे खुशी से काम करने लगते हैं। वहीं सारांग की मॉम का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था। वो अपनी इस न्यू लाइफ को वेकेशन पे जाकर फुल्ली एंजॉय कर रही थी और ये देखकर सारांग काफी खुश थी। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। और दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी रिक्वेस्ट, मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट पर एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जहां मैं नए नए मूवीज की स्टोरी को बहुत ही कम टाइम में एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।